दोस्तों, ये जो इस समय हमारा जो समय चल रहा है, इस समय ये जो दौर चल रहा है वो ज्ञान और तकनीक का युग है। यानी कि जितना ज्यादा लोग ज्ञानी होंगे, जितना पढ़ेंगे लिखेंगे और नई तकनीकों का इजाद करेंगे, वही जो है, जो आप बात करते हैं कि हम राज करेंगे दुनिया पे, वही राज करेगा। अब राज का मतलब ये नहीं है कि उसका शोषण करेगा। राज का मतलब एक तकनीकी रूप से आप इतने दक्ष हो जाएंगे कि पूरी दुनिया आपका लोहा मानेगी। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका में चुनाव हुआ, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं राष्ट्रपति बनके, और वहां पे एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा हुआ है कि भारतीय प्रवासियों को बाहर किया जाए। और सबसे बड़ा इसमें बात यह है कि भारतीय प्रवासियों को बाहर करने की बात है, खास करके वहां पे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनकी बात हो रही है, खास करके उनकी जो ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं, लगभग 18-20 हजार है। तो क्यों वहां जाते हैं? क्योंकि वहां ज्ञान अच्छा मिलता है, वहां पे तकनीकी अच्छी है, लोग अपना विकास, अपना भरोसा, मतलब अपने विकास का भरोसा मान के तब जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप शिक्षा अच्छी पाएंगे कहीं पे भी, मनुष्य वहीं जाना चाहता है जहां पे उसे शिक्षा अच्छी मिले, अच्छी सुविधाएं मिले और उसे अपने जीवन यापन के अनुकूल परिस्थितियां मिले। आजादी के बाद 1964 के आसपास कोठारी आयोग का गठन होता है और कोठारी आयोग कहता है कि देश को जो है प्रत्येक 100 रुपए पे 6 रुपए शिक्षा पे खर्च करने चाहिए, यानी हमें अपनी जीडीपी का 6% इस पे खर्च करना चाहिए शिक्षा पे। हुआ है कि आज तक किसी सरकार ने 6% के इस टारगेट को कभी पूरा ही नहीं किया, 4 तक भी नहीं पहुंचे हैं, 4% भी नहीं पहुंचे हैं। 2022 के समय में ये 2.1, यानी कि प्रत्येक 100 रुपए पे 2 रुपया 1 पैसा, और 2023 में 2.9 थोड़ा सा बढ़ा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आपकी जो शिक्षा व्यवस्था बड़ी खराब चल रही है। और इसमें भी जो प्राथमिक शिक्षा है, हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी जो है, कम से कम कई लाख जो है बच्चे जो कि शिक्षा से पूरी तरह वंचित है, वो विद्यालय जा ही नहीं पा रहे हैं, वो देख ही नहीं पा रहे विद्यालय भी कुछ होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है बहुत खराब स्थिति। हमारे यहाँ लगभग 48 से 50 लाख पद है सृजित है, जिसमें से कि 7-7.5 लाख के आसपास जो है शिक्षकों के पद खाली हैं। बहुत से विद्यालय से है वहां केवल एक शिक्षक है। वो शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ बहुत से और काम कर रहा है सरकार के, जैसे कि निर्वाचन आयोग का दुरुस्त करना या और कोई भी सरकार के जो भी काम हो जाते हैं। उसमें भी जो प्राथमिक शिक्षा सबसे खराब स्थिति आप देखेंगे कि बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा खराब है। जो सबसे कम जो सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं जो विद्यालय में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का पहला नाम है, दूसरा बिहार है, तीसरा गुजरात, चौथा असम है। तो आप ये देखिए कि अब मैं कुछ थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल एक बात बताने जा रहा हूं जो फैक्ट है। आप ये जानते हैं कि अंग्रेज जब आए भारत में तो पहली जो निर्णायक जो लड़ाई हुई थी 1757 की प्लासी की लड़ाई थी, जिसमें आमने सामने ब्रिटिश और अंग्रेज सेना और भारतीय आमने सामने थे। इसमें नवाब की सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे और केवल 3,000 अंग्रेज थे। इन 3,000 ने 50,000 की फौज को हरा दिया। अब आप इसमें बहुत से किंतु परंतु कथन कारण है कि आपसी फुटमत थी, बैकडोर से जो है षड्यंत्र रचा गया, सारी चीज किया, वो किंतु परंतु अपनी जगह है। इतिहास का परिणाम किंतु परंतु से नहीं चलता है, इतिहास होता है। तो प्लासी के बाद इनको थोड़ा फील हुआ तो ब्रिटिशर्स बैठे नहीं थे। अभी आप देखिए प्लासी के कुछ दिनों बाद ही बक्सर होता है। बक्सर में भी जो नवाब, मुगल शासक, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मुगल शासक, इनकी जो सेना थी 40 से 50,000 थी और 60,000 अंग्रेज सैनिक थे। इन 60,000 में से भी लगभग 5,000 इंडियंस थे। 3,000 अंग्रेज सेना थी और 5,000 उन्होंने इंडियंस को प्रशिक्षित किया, प्रशिक्षित करके अपनी सेना में ले लिया और इन्होंने इनको हरा दिया। देखिए प्रशिक्षण का कमाल देखिए, यहां पे पूरी तरह अंग्रेज थे। यहां पे 60,000 में से अधिकतम संख्या किसकी है? भारतीय सैनिकों की है, वो भी प्रशिक्षण के द्वारा। फिर एक मैं युद्ध की बात कर रहा हूं, भीमा कोरेगांव। अक्सर ये विवाद का कारण बनता है, मुझे विवाद में नहीं जाना है, मुझे फैक्ट की बात करनी है। भीमा कोरेगांव में जो हमारे पेशवा थे बाजीराव, उनकी तरफ 30,000 सैनिक थे और ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स में एक उनकी फौज की एक टुकड़ी हुआ करती थी जिसे महार रेजिमेंट कहते थे। महार रेजिमेंट में 800 मात्र सैनिक थे, मात्र 800 सैनिक।
क्योंकि पेशवा अपनी सेना में उच्च जातियों को रखे थे, महार जो थे वो अछूत और निम्न जाति के माने जाते थे। तो एक जाति उनके अंदर द्वेष भी था। इसके बावजूद ये 800 कुशल प्रशिक्षित सैनिक, इस 800 में से 500 सैनिक महार जाति के थे, 300 सैनिक अंग्रेज थे। इन्होंने इन 800 में इनको हरा दिया। यहां भी काम किसका है? प्रशिक्षण का है, दक्षता का है। कैसे आएगी? ज्ञान से आएगी, शिक्षा से आएगी, तकनीकी से आएगी। अब मैं एक बात कर रहा हूं भारतीय इतिहास की सभी लड़ाइयों में बहुत रोमांचक लड़ाई, आजादी की बात की सबसे रोमांचक 1962 का रेजांगला का युद्ध, बहुत ऐतिहासिक युद्ध है। दुनिया के जो 10 महत्वपूर्ण युद्ध हुए होंगे जिनमें निर्णायक भूमिका रही, उसमें से रेजांगला है। यहाँ पे चीनी सेना, आप जान ही रहे हैं कि चीन देश जो है अपने कभी भी डाटा को जहां वो हारता है बहुत कम करके बताता है, जहां वो जीतता है बहुत बढ़ा चढ़ा बताता है। रेजांगला में चीन कहता है कि हमारे 6000 सैनिक थे, लेकिन अमूमन लोगों का जो विद्वत गढ़ है वैश्विक लेवल, उनका मानना है कि 10 से 12,000 सैनिक थे और मात्र 120 भारतीय सैनिक, कुमाऊं रेजिमेंट के मात्र 120 भारतीय सैनिक, जिसका नेतृत्व मेजर शैतान सिंह भाटी जी कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि इस सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। लगभग 1300 से 1400 चीनी सैनिक मारे गए। यह आधिकारिक डाटा है, हो सकता है उड़ रहे हो। और इसमें से 114 लोग हमारे भारतीय जो वीर गति को प्राप्त होते हैं शहीद हुए। तो कहने का बस इतना मतलब है कि कुशल, जबकि चीनियों के पास जो है बहुत अच्छे शस्त्र थे, उस समय के अत्याधुनिक हथियार थे, और भारतीयों के पास उस समय के जो सबसे खराब गुणवत्ता वाले हथियार थे। अब आप ये भी सोचिए कि चीन ने 1962 की लड़ाई में भारतीयों को बुरी तरह पराजित किया था, लेकिन इसके बावजूद रेजांगला के युद्ध में इन 120 सैनिकों ने न पीछे हटे, न चीन को आगे बढ़ने दिया, और उनके 1200 से 1500 सेनाओं को मार गिराया। ये आप छोड़ दीजिए, इतिहास में गया। अब हम बात वर्तमान की करते हैं, इसकी बात करते हैं। इस समय भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़ है। 140 करोड़ आबादी में से 10% आबादी ऐसी है, मात्र 10%, जो कि 24,000 प्रतिमाह कमा रही है। मात्र 24,000 प्रतिमाह कमा रही। अब इस 10% में अडानी अंबानी से लेके प्राइमरी के टीचर, पुलिसमैन या और कोई जो भी 24,000 के दायरे में आता है वो सब है। बचे कितने? 90% आबादी। इस 90% में से 80 करोड़ लोगों को सरकार क्या दे रही है? मुफ्त राशन दे रही है। अब ये केंद्र सरकार दे रही है, 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार दे रही है। अगर हम इसमें मोटा मोटी आंकड़ा निकालें तो 30 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो तमाम राज्यों के होंगे जो सरकार के इस राशन या और राज्य सहायता स्कीम के ऊपर आश्रित है। उसमें दिल्ली बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जो सरकार देश के लेवल पे मोदी जी जो नीतियां अपनाते हैं कि गरीबों को गरीब बना रहने दो, बस उनको केवल किसी तरीके से उनका पेट भरो, वही काम दिल्ली में केजरीवाल जी करते हैं। तो ये हो गए इतने लोग। अब बचे जो है इसमें से केवल 35 करोड़ ऐसे लोग बचे जो थोड़ा सा कॉन्शियस है, चेतन है, चीजों के बारे में सोचते हैं कि लोकतंत्र क्या है, संविधान क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकसित भारत, ये सारी चीजों को सोचते हैं, समझते हैं। तो ऐसे में आपकी जो बहुत बड़ी आबादी है, 140 करोड़ की आबादी में से केवल 50 करोड़ के आसपास की आबादी जो है वो कॉन्शियस है, चेतन है। किसको लेके? कि हमारा लोकतंत्र कैसे बचे, हमारे संविधान की रक्षा कैसे हो, हमारा मानवाधिकार कैसे हो, हमारे लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था कैसे हो, देश का विकास कैसे हो। तो 50 करोड़ यह है। अब आप खुद सोचो कि जिस देश की आबादी 140 करोड़ है, 50 करोड़ लोगों को अगर हम इन चीजों में उलझा दिए, तो 50 करोड़ लोग अगर इन चीजों के लिए चेतन है, मतलब इन चीजों पर, बाकी 90 करोड़ तो वही है राशन वाले। तो ऐसे में 90 करोड़ को क्या है, सरकार को बहुत आसान होता है टारगेट करना। इसलिए आप देखेंगे कि 2014 के बाद से धर्म इस देश की संस्कृति में समाहित है, वो अलग नहीं हो सकता। लेकिन 2014 के बाद से धार्मिक मुद्दों को इतना ज्यादा उठाया गया है कि हर क्षेत्र में घुल मिल गया है। इससे फायदा क्या होता है? अब ये जो 90% आबादी है, 90 करोड़ के आसपास आबादी है देश की, वो कॉन्शियस है, लेकिन इसको भटकाया जा सकता है।
और यही बीजेपी करती है। आप देखेंगे बार बार मंदिर, मस्जिद, लव जिहाद, गोरक्षा समूह, हिंदुत्व की रक्षा, सनातन की रक्षा, ये सारी बात करती हैं। भले सनातन का मतलब न जाने, जो निरंतर बना हुआ है वही सनातन है, वो अभी भी है, बना भी रहेगा। तो ऐसे में क्या है, इन लोगों को बताना आसान होता है। यही काम बीजेपी, इसीलिए आप देखेंगे कि बीजेपी उसके शासित राज्यों में या पूरे देश लेवल पे इन मुद्दों पे जो है ज्यादा बहस चलती है। यही वजह है कि आप देखिए कि रोजगार के मामले में, शिक्षा के मामले में, नई नई तकनीक के मामले में भारत पिछड़ता जा रहा है। आप खुद सोचिए कि जिस देश का युवा इस समय लगभग 7 लाख से ज्यादा भारतीय विदेशों में पढ़ रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक आबादी जो भारतीयों की सर्वाधिक संख्या है वो अमेरिका में है। तो आप खुद सोचिए कि जब अब वो लोग 6 से 7 लाख लोग हैं और लगभग 6 से 7 लाख करोड़ रुपए, 6 से 7 लाख करोड़ रुपए वो दूसरे देश में ले जा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर वो पैसा भारत देश के संस्थाओं के विकास में लगता तो हम कितने आगे जाते, कितनी तरक्की करते। और जो लोग यहां जाते हैं बस जाते हैं, तो आपका चौतरफा नुकसान हो रहा है। ऐसे में आपको अगर वाकई में अपने देश को विश्व गुरु विकसित राष्ट्र बनाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को कुशल बनाना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को स्किल, हर एक हुनर से उसको हुनरमंद बनाना होगा। चीन क्या किया, चीन ने अपनी आबादी को जो है बोझ नहीं समझा, चीन ने अपनी आबादी को अपनी संसाधन के रूप में जो है यूटिलाइज किया, उपयोग किया। हम क्या किया है कि इस 90 करोड़ आबादी को संसाधन नहीं बनने देना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये भी संसाधन बन जाएंगे तो ये जो मामला है मंदिर मस्जिद विवाद का, ये इन मामलों से लोग राजनीति नहीं कर पाएंगे, तब मामला ये चलेगा। अभी आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने ही उनके देश के बिशप साफ साफ कह रहे हैं कि आप जो है, जो यहाँ पे अप्रवासी रह रहे हैं, जो किसी कारण से भी रह रहे हैं, अगर क्रिमिनल नहीं है, कोई उनके पास कागज नहीं है, तो आप उनके साथ अमानवीय व्यवहार मत करिए। लेकिन हमारे देश में किसी पत्रकार या किसी धार्मिक गुरु की हिम्मत है ऐसा बोल दे। आप देखिए कि हमारे यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों कितना बूथ खड़ा किया जाता है, लेकिन और प्रधानमंत्री जी खड़ा करते, लेकिन अमेरिका में उन्हीं राष्ट्रपति के सामने ही वो वहां के धर्मगुरु बोल रहे हैं। ऐसा भारत में होना मुश्किल है। तो ऐसे में साथियों देखिए, हम आते हैं मूल मुद्दे पे। आप सरकार को हमेशा शिक्षा के मुद्दे फोकस करिए, सरकार को हमेशा स्वास्थ्य के मुद्दे पकड़िए। अब आप ये देखिए कि चीन ने भारत की लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया अभी 2014 के बाद। तो ऐसे में आप क्यों डरते हैं? डर इसलिए रहे हैं क्योंकि आपकी तकनीकी खराब है। आपके पास चीन की जो आबादी है उसमें ज्यादा कुशल है, आपकी आबादी का केवल वही 10% लोग कुशल हैं, बाकी लोग कुशलता लेना चाह रहे हैं, आप उनको होने नहीं दे रहे हैं। आप नए नए स्कूल, कॉलेज, विद्यालय खोलिए, लोगों को स्किल करिए, हर स्तर पे एकदम चारों तरफ से अपने पूरे संसाधनों को उपयोग करिए। तो चीन छोड़िए,